दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ कवर करने वाले हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले वीडियो में देखने क्या वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी, उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता एवं शर्तें, उसके बाद देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन, फिर देखेंगे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। फिर देखेंगे राष्ट्रपति पद की रिक्तता, मतलब महाभियोग द्वारा या त्यागपत्र द्वारा या अन्य किसी कारण से पद रिक्तता होती है तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग जब पद रिक्तता हो जाएगी तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखेंगे, जिसमें कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, वीटो शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और साथ ही साथ हम लोग क्षमादान की शक्ति भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद का टॉपिक हमारा होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियाँ। राष्ट्रपति किन किन लोगों को नियुक्त करता है उसको देखेंगे, और राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे भारत के अब तक के जो राष्ट्रपति हुए हैं उनकी एक सूची और उनसे बनने वाले प्रश्न। उसके बाद एकदम लास्ट में दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज हल करेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सामान्य जानकारी। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वो प्रथम नागरिक होता है। दोस्तों राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अब संसद में कौन कौन आता है दोस्तों? संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों लोग आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से ही संसद बोला जाता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है, जिस भाग 5 में इसकी चर्चा की गई है। संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। दोस्तों राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। दोस्तों वर्तमान में जो राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख रुपए है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा सामान्य जानकारी। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता एवं शर्तें। तो देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता है। दोस्तों वह भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहली बात, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, ठीक है। तो मतलब मिनिमम एज उसकी 35 साल होनी चाहिए। और एक पॉइंट ऐड करना चाहें आप लोग तो ऐड कर लीजिए कि वह पागल और दिवालिया ना हो, ठीक है। छोटी सी बात है, आप लोग जानते ही होंगे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। योग्यता केवल रखता हो, लोकसभा का सदस्य ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि वो लोकसभा का सदस्य हो, केवल उसके पास योग्यता हो कि वह लोकसभा का सदस्य बन सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। अब लाभ का पद कौन कौन सा नहीं है देख लीजिए यहाँ पर। जैसे अगर राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या संघ का राज्य मंत्री हो, ठीक है, संघ या राज्य का कोई मंत्री हो तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। शर्त क्या क्या है दोस्तों? वह संसद के किसी भी सदन का अथवा विधानसभा का, ठीक है, संसद के किसी भी सदन का अथवा विधानसभा का सदस्य है तो उसे राष्ट्रपति बनने पर उसे उस सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है, ठीक है। अर्थात वह अगर संसद में किसी पद पे है या विधानसभा में किसी पद पे है, संसद अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में किसी पद पे है या विधानसभा में किसी पद पे है, तो उसे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उस पद से त्यागपत्र देना होता है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अगर वह राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसके बाद वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों निर्वाचन। दोस्तों निर्वाचन के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक चाहिए होता है, ठीक है। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कम से कम होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक में या सरकारी खजाने में जमा करता है, ठीक है। इसको ही जमानत राशि बोला जाता है दोस्तों। यदि कुल डाले गए मत का 1/6 भाग उम्मीदवार नहीं प्राप्त कर पाता है
तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि अर्थात ये 15,000 रुपये जो जमा किया गया था इसको जब्त कर लिया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है दोस्तों, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अब यहाँ पर जरूरी ये है दोस्तों कि आप लोग निर्वाचन मंडल क्या है इसको समझें। दोस्तों ये निर्वाचक मंडल ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो इस प्रकार निर्वाचक मंडल इन तीनों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो यही लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का जो दोस्तों इलेक्शन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, अब इन्हीं के वोट को बैलेंस करने के लिए विधायक और सांसदों का वोट अलग अलग काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसे एक विधायक के मत का मूल्य जो होता है वो राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य से भाग देकर 1/1000 से गुणा कर दिया जाता है, तो विधायक का मत निकल के आ जाता है दोस्तों। इसी प्रकार सांसद के लिए दोस्तों सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, ठीक, विधायकों के मतों का मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से भाग दे दिया जाता है, तो यहाँ पर सांसद के मत का मूल्य निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये सब हो जाने के बाद दोस्तों जो व्यक्ति निर्वाचित होगा उसको एक कोटा प्राप्त करना होता है, अर्थात निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटा। अब कोटा का फार्मूला है दोस्तों कुल वैध मत बटा 2+1। ठीक है, ये राष्ट्रपति के लिए कोटा है, तो जो इसको प्राप्त करेगा वही राष्ट्रपति चुना जाएगा। दोस्तों अब मतदाता का क्या काम है, मतदाता का काम ये है दोस्तों कि वो जो भी चुनेगा, जितने लोगों को चुनेगा वो वरीयता क्रम के हिसाब से चुनेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए ये देखिए 3 यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हो गए, ठीक, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये कैंडिडेट सी है, तो जो वोट डालने वाला होगा मतदाता वो ऐसा नहीं है कि केवल बी को चुन लिया और ए और सी को छोड़ दिया, ये ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्रम देना होता है। मान लीजिए बी को फर्स्ट क्रम देता है, सी को सेकंड क्रम देता है और ए को थर्ड क्रम देता है, तो ये क्रम के हिसाब से व्यक्ति को चुनता है, उम्मीदवार को चुनता है। ठीक है, तो सब लोग इस तरह के वोट देते हैं 1, 2 और 3 करके, मतलब जितने लोग रहेंगे उतना क्रम बना के वोट दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा ही उसको निपटाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी भी बार बन सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन चाहे कितनी भी बार वो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब ये बात हो गई दोस्तों निर्वाचन की। अब हम लोग देखेंगे निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति की शपथ की बात। ठीक है, शपथ की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 60 में की गई है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वो शपथ दिलाएंगे। तो ये बात हो गई दोस्तों शपथ की। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति पद की रिक्तता। दोस्तों राष्ट्रपति के पद रिक्त कैसे होगा, देखिए, या तो उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया हो तब उनका पद रिक्त हो जाएगा, या राष्ट्रपति स्वयं त्यागपत्र दे दें। और किसको देते हैं त्यागपत्र दोस्तों, उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दें तो भी उनका पद रिक्त हो जाएगा, या राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए किसी कारणवश तो पद रिक्त हो जाएगा, और कारण इसका है निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। ठीक है, अगर जो निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति वो अवैध घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और या तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उनको हटाया जाए। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया भी हम लोग आगे देखेंगे और महाभियोग से भी इनका पद रिक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, बात यह है कि इनकी पद रिक्त हो गई, अब इनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। ठीक है, तो पद रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, आइए इसको देख लेते हैं।
दोस्तों राष्ट्रपति पद की रिक्तता की स्थिति में अधिकतम 6 माह तक, ठीक है, उपराष्ट्रपति इनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति इनके कार्यों का निर्वहन 6 माह तक अधिकतम कर सकते हैं। उसके बाद इनको इलेक्शन कराना ही कराना है। ठीक है, अगर किसी कारणवश मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनके पद को संभालेंगे। और अगर मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि पद रिक्तता कब कब होगी उनकी, और पद रिक्तता हो जाएगी तो इनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। ठीक है, अधिकतम 6 माह तक उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, और अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वो इनके पद की रिक्तता को संभालेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अब देख लेते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, तो महाभियोग दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर। आइए देख लेते हैं महाभियोग में क्या क्या बातें हैं। दोस्तों संविधान का अतिक्रमण होने पर संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा सकता है। ठीक है, संविधान का अतिक्रमण होने पर जब भी राष्ट्रपति द्वारा ऐसा होगा कि संविधान का अतिक्रमण हो रहा है तो संसद जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। ठीक है दोस्तों, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। ठीक है, चाहे आप राज्यसभा से शुरू करें या लोकसभा से, किसी में भी आप महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से पहले दोस्तों 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस भेजना होता है। ठीक है, और उस नोटिस पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। मतलब अगर आप लोकसभा से शुरू करते हैं तो लोकसभा में जो जितने सदस्य होंगे उनके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस नोटिस पर होगा, और उसके बाद वो नोटिस राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अगर आप लोकसभा से शुरू करें तो भी 1/4, या राज्यसभा से शुरू करें तो भी 1/4 सदस्यों का साइन करके नोटिस को राष्ट्रपति को देना होता है 14 दिन पहले। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति दोस्तों आते हैं अपना संसद में, वो अपना प्रस्तुत करते हैं कि हमने अतिक्रमण संविधान का नहीं किया है। तो ये सब चेक करने के बाद दोस्तों उन पर ये, जैसे मान लो एक सदन में लगा दिया गया, लोकसभा में मान लो लगा दिया गया, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया, फिर अगले सदन को भेजा जाता है। अगले सदन को जब भेजा जाएगा तो वो चेक करेगा कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है कि नहीं किया है। तो दोस्तों ये एक प्रकार की आप लोग देख पा रहे होंगे न्यायिक प्रक्रिया हो गई कि चेक किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ने गलत किया है कि नहीं किया है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, महाभियोग को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पर संसद जो है वो थोड़ा सा न्यायालय का काम कर रही है, क्योंकि उनका चेक कर रहा है कि उन्होंने गलत किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अब ठीक है, नोटिस भेज दिया गया दोस्तों 14 दिन पहले। राष्ट्रपति अपना संसद में आते हैं, वो अपना आरोप गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से जब वो संसद में किसी भी सदन से पारित हो गया तो वो अगले सदन को भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर अगला सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है उसको, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि महाभियोग कैसे लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में 14 दिन पहले नोटिस दे दीजिए। उस नोटिस पर 1/4 सदस्यों का साइन होना चाहिए। जब वो सदन से 2/3 से पारित हो जाए तो अगले सदन को भेज दिया जाता है। अगला सदन भी अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ बातें। महाभियोग प्रक्रिया में दोस्तों भाग कौन कौन लेगा, कौन कौन वोटिंग करता है महाभियोग प्रक्रिया में, आइए देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक, तो मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य। ठीक दोस्तों, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग, लोकसभा में 2 सदस्य जो मनोनीत करता था राष्ट्रपति वो अब नहीं करता। 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मनोनयन को हटा दिया गया है। जबकि राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्यों का प्रावधान अभी भी है। तो जो ये मनोनीत सदस्य होते हैं ये भी भाग लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा के 12 सदस्य भी अब महाभियोग में भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो महाभियोग में
संसद के दोनों सदनों के सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य, मतलब संसद के सभी सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा के। ठीक है, अब दोस्तों नोट करके एक बात लिख लीजिए कि जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य थे, आपको याद होगा निर्वाचन में जो भाग लेते थे, ठीक है, अब वो महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। ऊपर यहाँ लिखा भी नहीं गया है, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग नहीं लगाया गया, किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग लगाया ही नहीं गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अब आप लोग समझ गए होंगे महाभियोग कैसे लगता है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति को शक्तियों के बारे में। दोस्तों आइए देख लेते हैं राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं और सबको एक एक करके समझ लेते हैं। दोस्तों पहले देखेंगे कार्यपालिका की शक्ति। दोस्तों कार्यपालिका की शक्ति में आप लोग तो जानते ही हैं कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है, वह उसका प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन करता है। दोस्तों वह किसी भी क्षेत्र को SC/ST क्षेत्र, मतलब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है। राष्ट्रपति दोस्तों वित्त आयोग का भी गठन कर सकता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये तो हो गई कार्यपालिका शक्ति। अब हम देखेंगे विधायिका शक्ति। दोस्तों राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है। ठीक है, सत्रावसान कर सकता है। दोस्तों यह लोकसभा का विघटन भी कर सकता है और संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ना कि उसकी अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पर स्पीकर जो होगा लोकसभा का, वो इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, स्पीकर लोकसभा अध्यक्षता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, ऐसा ना हो कि आप लोग गलत कर दें उत्तर। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा स्पीकर करता है और बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। ठीक है, संसद के प्रथम अधिवेशन का संबोधन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा अध्यक्ष, ठीक है, वह उपाध्यक्ष की पद की रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष बना सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जब पद की रिक्तता होती है लोकसभा या राज्यसभा में उसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की, तो किसी भी सदस्य को अध्यक्ष बना सकता है। ये पावर है उसके पास। ठीक है, विधायिका पावर। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो वह उसे स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, अपनी स्वीकृति जो है सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ये आगे हम लोग वीटो पावर में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करके लिख लीजिए कि राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, बाकी विधेयक को तो भेज सकता है, लेकिन वो धन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी आगे इसकी चर्चा हम फिर से करेंगे। ठीक है, तो अभी नोट कर लीजिए इसको कि राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग देख लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जिसमें हमने कार्यपालिका शक्ति और विधायिक शक्ति देख लिया है। अब देखेंगे वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो वित्तीय शक्ति की चर्चा करते हैं दोस्तों। धन विधेयक को राष्ट्रपति पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, तो मतलब बिना राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता है। दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रख सकता है। दोस्तों बजट यहाँ इसलिए नहीं लिखे हैं हमने क्योंकि बजट की बात संसद संविधान में की ही नहीं गई है। उसकी जगह बजट के जगह वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। ठीक है, तो बजट हमने ब्रैकेट में लिख दिया आपके समझने के लिए। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया विधायी शक्तियों में, वित्तीय शक्तियों में। दोस्तों अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अगर आपको कोई अनुदान चाहिए संसद के माध्यम से तो राष्ट्रपति की पहले उस पर सिफारिश होनी चाहिए। ठीक है, उनके सिफारिश के बिना यह नहीं काम हो सकता। और भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। ठीक है, ये उसके पास अधिकार है कि वो आकस्मिक निधि का अप्रत्याशित स्थिति के लिए प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई वित्तीय शक्तियाँ दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे न्यायिक शक्तियाँ। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों प्लस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये उसके पास न्यायिक शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश प्लस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है,
उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह ले सकता है परंतु मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है लेकिन मानेगा कि नहीं मानेगा ये उसके ऊपर है, ठीक है। अनुच्छेद 72 के तहत दोस्तों जो कि सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति है इसके पास, वह किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा, निलंबन, प्राणदंड, स्थगन, राहत और माफ़ी कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे सैन्य शक्तियाँ, ठीक है। तो सैन्य शक्तियों में दोस्तों राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है तीनों ही सेनाओं का, जिसमें दोस्तों ये जल सेना, थल सेना और वायु सेना के तीनों प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है, ठीक है। तो संसद के अनुमति से वह किसी भी युद्ध अथवा समाप्ति की घोषणा कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके पास ये भी शक्ति है कि वह संसद के अनुमति से कोई भी युद्ध शुरू करे या समाप्त कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपके। सैन्य शक्तियाँ देख लिया आपने। अब देखते हैं आपातकालीन शक्ति। दोस्तों राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति है जिसमें वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। अब तक 3 बार लगाया जा चुका है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति शासन दोस्तों लगा सकता है, मतलब राज्य में आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल लगा सकता है दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत। अभी तक एक भी बार लगाया नहीं गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन तो दोस्तों कई बार लगाया जा चुका है, ठीक। आप लोग नोट में लिख लीजिए कई बार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। राष्ट्रीय आपातकाल वो किस किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग दोस्तों थोड़ा राष्ट्रीय आपातकाल को अच्छे से समझ लेते हैं। आइए देख लेते हैं राष्ट्रपति आपातकाल कब कब लगा था और कैसे लगा था। दोस्तों मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल 3 शब्दों के आधार पर लगाया जाता था, ठीक है। जैसे युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, ठीक है। तो ये 3 शब्द थे, इसके तहत ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था। परंतु वर्तमान में दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कब से शुरू किया गया, तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको चेंज कर दिया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है दोस्तों। 1962 से 1968 तक जब भारत चीन युद्ध चल रहा था, 1971 में भारत पाक युद्ध चल रहा था तब लगाया गया था, और 1975 में आंतरिक अशांति के शब्द के तहत लगाया गया था, जो इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 बार लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ी सी पॉइंट और याद कर लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 20 और 21 है क्या। तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इन दोनों को राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी कि राष्ट्रपति किसका निलंबन कर सकता है, किसका नहीं। अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे वीटो शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्तियाँ उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियाँ दोस्तों, आत्यंतिक वीटो, ऑब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और जेबी वीटो जिसको पॉकेट वीटो भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आत्यंतिक वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, ठीक है। अपने पास किसी भी विधेयक को सुरक्षित रख लेना ही आत्यंतिक वीटो कहलाता है। अच्छा, निलंबनकारी वीटो में क्या है दोस्तों? निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक एवं धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है, ठीक है। इसके पहले भी हमने चर्चा की थी थोड़ी सी इसकी, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, ठीक है। इन दोनों को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, ठीक है दोस्तों एक पॉइंट और आगे अगर बढ़े तो यदि संसद विधेयक को पुनर्विचार करके, संशोधन करके या बिना संशोधन करके, ठीक है, राष्ट्रपति के पास वापस भेजती है तो राष्ट्रपति को विधेयक को पास करना होता है, ठीक है। ये उनके पास मजबूरी है। लास्ट ऑप्शन है कि अगर एक बार वापस कर दिए और वहाँ से संसद ने फिर से पुनर्विचार करके उसमें संशोधन किया हो या ना किया हो, फिर से राष्ट्रपति के पास भेजेगी तो राष्ट्रपति को उसको पास करना होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं दोस्तों जेबी वीटो या पॉकेट वीटो की। ठीक है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, मतलब सुरक्षित रखने का क्या मतलब है, अपने पास रख सकता है, अर्थात ना उस पर वह सहमति दे और ना ही असहमति दे। ठीक है दोस्तों, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो उसको अपने पास ही रखे रहे, उस पर कोई जवाब ही ना दे। ठीक है, तो उस पर अपनी असहमति भी नहीं देगा और असहमति भी नहीं देगा। ठीक है, ना सहमति देगा ना सहमति। दोस्तों ऐसा कभी क्या हुआ है, हाँ एक बार हुआ है। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। कब, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में 1986 में। ठीक है, भारतीय डाक संशोधन विधेयक था, उस पर ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो ये हो गई दोस्तों वीटो शक्तियाँ। अब हम लोग देखेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो अध्यादेश जारी दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत होता है। दोस्तों आइए देख लेते हैं। दोस्तों अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, अध्यादेश किन किन परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। जब दोस्तों ऐसा राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि तत्काल आवश्यकता है विधि निर्माण की, तब, या तो सरकार के समक्ष कोई आकस्मिक परिस्थिति हो तब, या दोस्तों संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो। ठीक है, अर्थात एक सदन सत्र में हो, एक सदन ना हो, या दोनों सदन सत्र में ना हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, आगे इन सबसे दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइए, रोज़ 10 बजे क्विज होती है ऐसे क्वेश्चंस की, तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करते हैं। राष्ट्रपति संघ सूची एवं समवर्ती सूची पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति संघ सूची एवं समवर्ती सूची पर ही अध्यादेश जारी करते हैं दोस्तों, लेकिन यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा, राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची पर अध्यादेश तो जारी करते ही हैं, किसी राज्य के बारे में भी वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य आपातकाल कुछ भी लगा हो। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्षमादान की शक्ति। ठीक, अब राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत है। क्षमादान की शक्ति दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंतर्गत। दोस्तों किसी भी दोष सिद्ध व्यक्ति को सजा को वो क्षमा कर सकता है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों संघीय विधि से दंडित व्यक्ति को, या सैन्य न्यायालय से दंडित व्यक्ति को, या मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को राष्ट्रपति दोष सिद्धि से क्षमा कर सकता है। दोस्तों दोष सिद्धि में वह राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार है दोस्तों, वह सजा की प्रकृति को बदल सकता है, 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल सकता है। ठीक है, विशेष परिस्थिति की वजह से सजा को कम कर सकता है, या किसी दंड को कुछ समय के लिए टाल सकता है, या उसको पूर्णतः माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो इतना अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति के पास क्षमादान के तहत अनुच्छेद 72 में। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सामान्य जानकारी पढ़ चुके हैं, योग्यता एवं शर्तें देख लिया हमने, निर्वाचन देख लिया, शपथ देख लिया दोस्तों हमने, पद रिक्तता देख ली और पद रिक्तता की स्थिति में कौन निर्वहन करेगा ये देख लिया हमने। राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा हम लोग कर रहे थे और हम लोग क्षमादान की शक्ति तक पहुंच गए हैं, तो सब कुछ शक्तियां हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अब तक के हुए राष्ट्रपति, और एकदम लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं राष्ट्रपति द्वारा होने वाली नियुक्तियां। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और इसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। महान्यायवादी भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है दोस्तों। राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और इनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो दोस्तों इतने लोग हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग देखिए। दोस्तों अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति की चर्चा की गई है।
अनुच्छेद 53 में इसकी कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है, ठीक है। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति चुनाव का तरीका के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित चर्चा की गई है। अनुच्छेद 60 में इनके शपथ की बात की गई है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है। अनुच्छेद 72 में दोस्तों क्षमादान की शक्ति की बात है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए चर्चा की गई है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है दोस्तों। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र का सत्रावसान व भंग करना, इन सब चीज़ों की चर्चा है। अनुच्छेद 112 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात कही गई है दोस्तों। अनुच्छेद 143 में दोस्तों 143 में राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति रखता है, ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि वो राष्ट्रपति माने या ना माने उसके ऊपर है, लेकिन वो सलाह ले सकता है। तो अनुच्छेद कौन सा है? 143, ठीक है। तो आपने इतने महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लिए, इनको अच्छे से रट लीजिए, यही आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे आगे के एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति की सूची और उनसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बनने वाले हैं। दोस्तों इस सूची में कार्यवाहक राष्ट्रपतियों की चर्चा नहीं की गई है, तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें केवल राष्ट्रपति दिखाए गए हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं दिखाए गए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब अर्थात दोस्तों किसी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति आते हैं, उनकी चर्चा हम लोग नहीं किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सूची आप लोग देख लीजिए, हम इसको कुछ बताएंगे नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से बार बार देखते रहिएगा, इस याद हो जाएगा दोस्तों। ये जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी दोस्तों, तो ये दोनों पॉइंट भी नोट कर लीजिए। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है दोस्तों। प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और इस समय जो वर्तमान में दोस्तों हैं द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट आपके राष्ट्रपति से संबंधित हैं। बाकी इसमें ईयर और राष्ट्रपति की सूची हमने दे दी है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो आप यहाँ पर तैयार हो जाइए प्रश्नों को हल करने के लिए। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 60 में दोस्तों शपथ की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, विधानसभा के भी सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल के भाग नहीं होते हैं, बाकी 3 निर्वाचक मंडल के भाग हैं और यही राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। राज्य के मुख्यमंत्री ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों भारत में कितनी भी बार चुना जा सकता है। अमेरिका में यह संख्या 2 है, ठीक है। तो अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति को चुना जा सकता है, एक व्यक्ति को 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की अवधि के से संबंधित है? तो अनुच्छेद 56 दोस्तों राष्ट्रपति पद की अवधि से संबंधित है। दोस्तों राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है और राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति बना रह सकता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद चुन के नहीं आ जाता है, ठीक है। तो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो पहला कथन है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है, ये दोस्तों सत्य कथन है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सत्य है दोस्तों, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
ऑप्शन सी है महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जा सकता है, ये भी सत्य है दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति पर सिर्फ और सिर्फ संविधान के अतिक्रमण को लेकर ही महाभियोग चलाया जा सकता है, संविधान का अतिक्रमण, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, उनके लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, संविधान का अतिक्रमण। तो ऑप्शन डी इसका दोस्तों असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये दोस्तों निर्वाचक मंडल के भाग हैं। राज्य की विधान परिषद के सदस्य, दोस्तों ये निर्वाचक मंडल के भाग नहीं हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी निर्वाचक मंडल के भाग होते हैं और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भी निर्वाचक मंडल के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम आयु दोस्तों आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करने की शक्ति है? तो दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है एक, यह बता चुका हम दोस्तों आपको कि यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग की जांच करते हैं, ठीक है। तो यह एक प्रकार की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी निधि भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है? तो दोस्तों भारत की जो आकस्मिक निधि है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो संविधान के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, कौन सी योग्यता जो है राष्ट्रपति के लिए नहीं है आपको बताना है। वह भारत का नागरिक हो, ये सत्य वचन है दोस्तों। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी सत्य वचन है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित योग्यता हो, ये भी सत्य है दोस्तों। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये दोस्तों उसके लिए योग्यता नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये इसके लिए योग्यता नहीं है राष्ट्रपति के लिए, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा नहीं है। अगर मिनिमम आयु की बात करें तो 35 वर्ष मिनिमम आयु निर्धारित किया गया है, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब दोस्तों आइए समझ लेते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब दोस्तों ऐसा निर्वाचन जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, अर्थात जैसे मान लीजिए ग्राम प्रधान का इलेक्शन हो गया, उसमें हम लोग प्रधान को खुद वोट देते हैं, तो मतलब हम लोग जनता हैं, तो जनता स्वयं किसी प्रतिनिधि को चुनेगी, उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहा जाता है? ऐसा निर्वाचन जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती है, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन ले लीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं करने जाते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक प्रकार से अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के पद में अगर कोई चुनाव संबंधी विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय उसका निपटारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? तो दोस्तों 2 सप्ताह का समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए मिलता है। राष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं, इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए,
ऐसे प्रश्नों की चर्चा वहाँ पर होती रहती है। ठीक है, रोज़ एक टॉपिक दिया जाता है आपको और उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 PM पे रोज़। ठीक, स्टैटिक जीके अगर आपको मजबूत करना है अपना तो वहाँ से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल में, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता, मतलब पद रिक्तता की स्थिति में, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? दोस्तों 6 माह मैक्सिमम होता है, 6 माह के अंदर इलेक्शन कराना होता है। तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो दोस्तों धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, इन दो विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। ठीक, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। दोस्तों कब अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है? जब केवल राज्यसभा सत्र में हो जारी कर देगा दोस्तों तब। जब केवल लोकसभा सत्र में हो तब भी जारी कर देगा। जब दोनों सदन सत्र में हो तब दोस्तों अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। दोस्तों अध्यादेश जारी करने का कंडीशन क्या है कि जब दोनों सदन सत्र में ना हो या कोई एक सदन सत्र में हो। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अगर दोनों सदन सत्र में हो तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कितना जमानत राशि जमा करना पड़ता है? तो दोस्तों 15,000 रुपये राष्ट्रपति को जमानत राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में या सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है, जिसको जमानत राशि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा ये दोनों निर्वाचक मंडल के भी भाग हैं और महाभियोग प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं। राज्य की विधान परिषद दोस्तों ये निर्वाचक मंडल का ही भाग नहीं है। ठीक है, राज्य की विधानसभाएं दोस्तों ये निर्वाचक मंडल का भाग हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु दोस्तों निर्वाचित होने के उपरांत ही उसे अपनी सदस्यता त्यागनी होती है। ठीक, निर्वाचित हो जाने के बाद उसको अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। सही बात है दोस्तों, अगर दोनों सत्र चल रहे होंगे तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। ये भी सत्य बात है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी करता है, इसको 6 सप्ताह के बाद जब बैठक होगी इसकी संसद की तो 6 सप्ताह बाद इसको पुनः पारित करना होता है। ठीक है, तो दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें। कथन ए है, राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। ये बात सत्य दोस्तों, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और वह संसद सदस्य नहीं होता है। तो पहला कथन सही हो गया आपका दोस्तों। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास संसद सदस्य बनने के लिए अर्हता होनी चाहिए। दोस्तों ये कथन असत्य है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति के पास संसद सदस्य बनने की अर्हता नहीं बल्कि केवल लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे संसद वर्ड ना देकर लोकसभा दिया होता तो ये कथन भी सत्य हो जाता, अतः ये कथन गलत है। तो कथन ए सही है, कारण आर गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।